नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ी धमकी दी है। पुतिन का कहना है कि रूस को कोई बांध कर नहीं रख सकता। रूस की सरहदों को लेकर पुतिन का इरादा बेहद खतरनाक हो गया है। पुतिन की इस धमकी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद पुतिन एक और बड़े युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। अब सवाल है कि पुतिन के निशाने पर अगला पड़ोसी कौन हो सकता है। पुतिन की मिसाइलें और कहां-कहां तबाही मचा सकती है, इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। पुतिन लाएंगे संग्राम का तूफान। पुतिन का गुस्सा बहुत हाई है। पुतिन के हिट लिस्ट तैयार है। पुतिन का इरादा बहुत बड़े युद्ध का है। यूक्रेन के सैकड़ों किलोमीटर दूर अब पुतिन दुनिया के किस हिस्से को नए वॉर जोन में बदलने की तैयारी में है। यूक्रेन के बाद रूस के राष्ट्रपति की नजर अब किस पड़ोसी मुल्क पर टिकी है। पुतिन की बहुत बड़ी खूनी वार्निंग सामने आई है। इस वार्निंग ने बहुत बड़े युद्ध का अलार्म बजा दिया है। ऐसा युद्ध जो यूक्रेन से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि पुतिन का वॉर वाला अल्टीमेटम बहुत ही खतरनाक है। पुतिन की सबसे ताजा वार्निंग में पुतिन का गुस्सा साफ साफ नजर आया है। Возможно, понимаете, такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя. सुना आपने, पुतिन का कहना है कि कोई रूस को जकड़ नहीं सकता। रूस की सरहदों को बाड़ लगाकर सीमित करना नामुमकिन है। रूस को कोई रोक नहीं सकता। पुतिन के इस नए अल्टीमेटम को दुनिया सीधे तौर पर फिनलैंड के खिलाफ मान रही है, जो रूस से लगे अपने बॉर्डर पर बैरियर बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। फिनलैंड की सरकार ने सीमा कानून में संशोधन कर रूस से लगने वाली 1300 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने की तैयारी की है। फिनलैंड से रूस की तानातनी पुरानी है। फिनलैंड का रूस के साथ युद्धों का इतिहास रहा है। यूक्रेन की तरह ही फिनलैंड भी रूस का पड़ोसी मुल्क है। यूक्रेन की तरह फिनलैंड ने भी नेटो में शामिल होने की अर्जी लगाई है। यूक्रेन युद्ध की इन विध्वंसक तस्वीरों को देख फिनलैंड की सरकार से लेकर Любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией. Как бы колонией не называть. Вот, я сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никого не обижать. Но если страна либо группа стран. पश्चिमी मीडिया में दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने नए टारगेट चुन लिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन के फरमान के बाद कभी भी रूस की मिसाइलें कहां तबाही मचाएंगी, ये कोई नहीं जानता। सवाल है, आखिर पुतिन करना क्या चाहते हैं? पुतिन के प्लान में सिर्फ यूक्रेन ही है या पुतिन किसी बड़े निशाने को साधने में लगे हैं? यूक्रेन रूस की तनातनी से बाल्टिक देशों की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं? दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेनी युद्ध तक ही नहीं रुकेंगे। रूस की सेना पश्चिम में और आगे बढ़ सकती है।
रूसी चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन यूक्रेन में रूस की सेना के स्पेशल ऑपरेशन को जायज ठहरा चुके हैं। पुतिन के इस बयान से यह तय माना जा रहा है कि यूक्रेन में जारी रूसी सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अभी बंद होने वाला नहीं है। यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले हथियारों पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए पुतिन का कहना है कि रूस आसानी से इन हथियारों का मुकाबला कर रहा है और पहले ही दर्जनों हथियारों को नष्ट कर चुका है। मतलब साफ है, पुतिन को ना अमेरिका का खौफ है ना ही नेटो का। नेटो के नाम से तो पुतिन इस हद तक खार खाए बैठे हैं कि यूक्रेन की तरह रूस का जो भी पड़ोसी देश नेटो में शामिल होने की अर्जी लगाता है वो पुतिन का दुश्मन बन जाता है। ऐसा ही कुछ स्वीडन के साथ भी है। नेटो से जुड़ने की अर्जी देने के बाद स्वीडन ने अपने एक बेहद अहम टापू को रूस से बचाने के लिए कमर कस ली है और गॉटलैंड टापू पर नेटो के साथ मिलकर तगड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। 2 हफ्ते तक चलने वाले इस एक्सरसाइज में स्वीडन के साथ रूस का दूसरा पड़ोसी फिनलैंड भी हिस्सा ले रहा है। और रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पश्चिमी मीडिया जमकर रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा। रूस के हार की भविष्यवाणी की जा रही है, लेकिन रूस का दावा उससे ठीक उलट है। यूक्रेन में रूस की हार का प्रोपेगेंडा कितना सच? कीव, खार्किव से रूस की सेना पीछे क्यों हटी? डॉनबास टू क्राइमिया रेल लाइन का क्या है सच? यूक्रेन में हर सेकंड गोलियां चल रही हैं। हर मिनट बम बरस रहे हैं। हर घंटे मिसाइल गिर रही है। बावजूद इसके क्या पुतिन यूक्रेन में हार रहे हैं? क्या है इसकी सच्चाई? इसके लिए हम आपको यूक्रेन की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर पिछले 3 महीने की है। पहली तस्वीर मार्च महीने की है, जिसमें रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई थी। यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव पर भी रूसी सेना का कंट्रोल हो गया था। लेकिन अप्रैल के महीने में रूसी सेना ने कीव पर अपना शिकंजा कम किया, खार्किव से पूरी तरह हट गई, जबकि काला सागर के करीब ओदेशा मारियुपोल पर कब्जे की लड़ाई शुरू कर दी। मई महीने में रूस की सेना कीव खार्किव से पूरी तरह पीछे हट गई, जबकि ओदेशा में भी रूसी सेना ने अपने कदम वापस ले लिए और डॉनबास के करीब अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। इन 3 तस्वीरों को देखने के बाद पश्चिमी मीडिया ने पुतिन की हार की भविष्यवाणी शुरू कर दी, लेकिन हकीकत में ये पुतिन का प्लान था। पुतिन ने कीव और खार्किव पर हमला कर सबका ध्यान डाइवर्ट कर दिया और इसके पीछे ईस्ट यूक्रेन में अपनी सेना को मजबूत कर दिया ताकि रूस को क्राइमिया तक जमीनी रास्ता मिल जाए। और जून के महीने तक आते आते पुतिन का प्लान हकीकत में बदल गया। सैटेलाइट से ली गई सबसे ताजा तस्वीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पुतिन की सेना ने डॉनबास से क्राइमिया तक रेलवे लाइन बिछा दी है। इस रेल लाइन के जरिए रूस क्राइमिया तक अपनी सेना और सामान पहुंचा सकेगा, साथ ही साथ ब्लैक सी के जरिए अपने व्यापार को भी। और रूस के इरादे बेहद खतरनाक हैं। रूस इस युद्ध में एक के बाद एक कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा। रूस के खतरनाक हथियार यूक्रेन को ध्वस्त करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दुनिया में बॉम्बर्स वाला मुकाबला शुरू हो गया है। यूक्रेन में सैकड़ों टारगेट तबाह करने के बाद रूस के खतरनाक बॉम्बर एक और वॉर जोन में उड़ान भरने लगे हैं। यहां रशियन एयरफोर्स का सुखोई 24 भी है।
और उसकी लैंडिंग के फौरन बाद सुखोई 35 भी लाइन में है। लेकिन ये फाइटर बॉम्बर्स कहां ऑपरेट कर रहे हैं? ये जगह यूक्रेन या फिर रूस की जमीन तो नहीं लगती। गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रशियन एयरफोर्स के ये फाइटर जेट सीरिया की वायुसेना के साथ उड़ रहे हैं। ये है सीरिया का MiG-23। ये वो जेट है जो पुराना तो जरूर है, लेकिन ISIS को खत्म करने के लिए इसने भी बड़ा काम किया है। ये सीरिया और रूस की वायुसेना का युद्धाभ्यास है, जो यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार हो रहा है। इस ज्वाइंट ड्रिल में रूस की तरफ से 2 तरह के एयरक्राफ्ट शामिल हुए। पहला सुखोई 24 और दूसरा सुखोई 35, जबकि सीरिया की तरफ से MiG-23 और MiG-29 फाइटर जेट एक्सरसाइज में शामिल हुए। ये सभी रूस में बने जहाज हैं और सीरिया विमानों के अलावा ज्यादातर हथियार रूस के ही इस्तेमाल करता है। इस युद्धाभ्यास में रूस के फाइटर जेट्स ने सीरिया के लड़ाकू विमानों को कवर देने की प्रैक्टिस की। दोनों तरफ के विमानों ने रात में भी जंग लड़ने के तरीके आजमाए। रशियन एयरफोर्स और सीरिया की वायुसेना का एक साथ आना नया नहीं, लेकिन इस बार इनकी ज्वाइंट फ्लाइट्स की टाइमिंग मायने रखती है। हाल में इजराइल की तरफ से सीरिया के फौजी ठिकानों पर हमले बढ़े हैं और ऐसे में पुतिन का यहां अपने फाइटर बॉम्बर्स भेजना बड़ी बात कही जाएगी। पुतिन अमेरिका को भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में यूक्रेन ही एक वॉर जोन नहीं है। पुतिन ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी रेंज अनलिमिटेड है और उनके दायरे को छोटा न समझा जाए, क्योंकि पुतिन ने साफ साफ दिखाने की कोशिश की है कि उनकी रेंज यूक्रेन के बाहर सीरिया तक है। पुतिन बताना चाहते हैं कि यूक्रेन से आगे भी जरूरत पड़ी तो उनकी एयरफोर्स बमबारी के लिए तैयार रहेगी। वो दुनिया में कहीं भी किसी से भी निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो नेटो हो, अमेरिका हो या फिर अमेरिका के दोस्त हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रूस को पश्चिम एशिया में किससे दिक्कत हो सकती है कि उसके विमान सीरिया के साथ युद्धाभ्यास करने चले आए। तो बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन इजराइल से दुनिया का बेहतरीन एरिया एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मांग रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो कीव या खार्किव जैसे शहरों में रूस के विमानों की एंट्री बंद हो जाएगी। We need Israeli assistance. While I'm talking about the Israeli government, I mean that we need first of all, the military technical support. We need Iron Dome, Barak or similar, that would allow us to save our civilian women and children from the shelling of the Russian missiles in our territory. अब आयरन डोम कैसे ज़ेलेंस्की को बचा सकता है, इसका एक नमूना देख लीजिए। ये इजराइल का आसमान है और यहां आप देख सकते हैं गाजा पट्टी से इजरायली शहरों पर हो रहे रॉकेट्स के हमले। लेकिन गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। ये है कमाल आयरन डोम का। फलस्तीनी संगठन हमास के रॉकेट्स अटैक के खिलाफ आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ऊपर रहा है। यानी हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डोम की मिसाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज्यादा रॉकेट्स को आसमान में ही रोक दिया। इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी है और अब ये ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में भी आ चुका है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर दूर हो रहे हमलों को रोक सकता है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है, ये रॉकेट के हमले भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है। लेकिन हर हमले को रोकने के लिए
आयरन डोम का इस्तेमाल बहुत महंगा भी साबित होता है, क्योंकि 1 लाख रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए इसमें 2 मिसाइल फायर की जाती हैं, जिनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए हो सकती है। ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की इस हथियार की इतनी बड़ी कीमत चुका सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। Навіть це не зупиняє російську армію. Вони готові спалювати все, православні церкви, так само, як і будь-що інше в Україні. За час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано або пошкоджено 113 церков. Серед них є і старовинні, що пережили Другу світову війну, але не вистояли російську окупацію. ज़ेलेंस्की को आयरन डोम से उम्मीद है, क्योंकि इजराइल ने इसे किसी भी शहर या बड़े इलाके को बमबारी से महफूज रखने के लिए तैयार किया है, और कीव या खार्किव जैसे शहरों के लिए यह बहुत ही कारगर डिफेंडर बन सकता है, जो अक्सर रूस के मिसाइलों और रॉकेट अटैक का सामना करते रहते हैं। हालांकि ऐसे हमलों को रोकने की लागत क्या आएगी, इस पर भी ज़ेलेंस्की को सोचना होगा। देखिए आयरन डोम का प्रैक्टिकल टेस्ट, जिससे इस एयर डिफेंस सिस्टम को और बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। इस मिसाइल की टेस्टिंग की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसको आजमाने के लिए पहले एक ड्रोन लॉन्च किया जाता है। ये ड्रोन एक सुसाइड ड्रोन भी हो सकता है, और इसका साइज देखकर आप इसकी बराबरी किसी रॉकेट या फिर किसी तोप के गोले से भी कर सकते हैं। जब ये ड्रोन आयरन डोम के राडार पर नजर आता है तो फौरन एक के बाद एक 2 मिसाइल लॉन्च होती हैं। और फिर देखिए किस तरह उस ड्रोन को आयरन डोम खत्म कर देता है। इसकी मिसाइल अपने टारगेट को बहुत ही आराम से हवा में ही खत्म कर देती है। I don't even want to call this weapon, because I rather will call that protective gear that will protect our civilians, because in the Israelis' mind, of course, the Iron Dome is something that allowed to protect civilians. You cannot kill with that. We want to protect our civilians with the Israeli help. And we don't need a donation, we want to buy it. ज़ेलेंस्की को अगर आयरन डोम चाहिए तो उन्हें बाइडेन की मंजूरी भी चाहिए होगी, क्योंकि इजराइल में आयरन डोम को तैयार करने का बड़ा खर्च अमेरिका ने ही उठाया है। बाइडेन पहले ही यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों को लेकर फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं, फिर चाहे हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम हो या फिर दूसरे बड़े हथियार। बाइडेन यूक्रेन को नए वेपन सिस्टम देना भी चाहते हैं और ज़ेलेंस्की पर लगाम भी कसी हुई रखना चाहते हैं, क्योंकि रूस को अगर ऐसे हथियारों से बड़ा नुकसान पहुंचा तो कई और वॉर जोन एक्टिव हो जाएंगे, जहां रूस के हमले रोकना अमेरिका के लिए और बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकती है। वैसे इससे पहले अमेरिका चाहता था कि इजराइल यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम स्पाइक दे दे, लेकिन इजराइल भी रूस के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता और उसने अमेरिका को ना कह दिया था। Last week, from what I know for sure, Americans was asking Israel to give a permission for the spikes, the anti-tank missiles, to be transferred from Germany to Ukraine, and Israel says no. Because spikes has been produced under the Israeli license. स्पाइक मिसाइल जेवलिन की तरह ही नई जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है, जो अलग अलग वर्जन में 4 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की रेंज तक वार कर सकती है। इसकी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल तो 30 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है, जो इसे लंबी दूरी वाली कैटेगरी में जेवलिन से भी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल बना देती है। ये वो मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि दागो और भूल जाओ, क्योंकि उसके बाद ये खुद अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और उसको पूरी तरह से तबाह कर देती है। अब देखिए कि अगर ज़ेलेंस्की को स्पाइक भी मिल जाती
तो वो रूस का कितना बड़ा नुकसान करते, जिसके लिए पहले ही अमेरिका की जेवलिन और ब्रिटेन से मिली NLAW मिसाइल को जिम्मेदार माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस ने करीब 1400 टैंक खोए हैं। ये खुद ज़ेलेंस्की का दावा है। हालांकि रूस ने अपनी तरफ से आंकड़े नहीं दिए हैं। इन टैंकों पर ज्यादातर हमले अमेरिका की जेवलिन, ब्रिटेन की NLAW एंटी टैंक मिसाइल और स्वीडन से मिले रॉकेट लॉन्चर AT-4 से हुए हैं। और फिलहाल के लिए न्यूज 18 स्पेशल में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।